नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं मगध नरेश जरासंध की। मगध नरेश जरासंध की क्यों? क्योंकि मगध नरेश जरासंध जब पैदा हुए थे तो वो एक नहीं बल्कि दो हिस्सों में बिल्कुल बीचों बीच बटे हुए थे। दाहिना हिस्सा अलग था और बायां हिस्सा अलग। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें त्याग दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। ये छोड़ा हुआ बालक जो कि दो हिस्सों में बटा हुआ था, ये एक राक्षसी के हाथ लग गया। राक्षसी का नाम था जरा, और जरा नाम की इस राक्षसी ने जब शरीर के इन दोनों हिस्सों को जोड़ा, इन दोनों हिस्सों की संधि कर दी, तो इस व्यक्ति का नाम मगध नरेश जरासंध पड़ गया। जरा नाम की राक्षसी ने जो संधि की थी उसकी वजह से जरासंध। अब इनके साथ हुआ ये कि ये कभी लड़ने में हारते नहीं थे, क्योंकि एक ही तरीका था जिससे इन्हें मारा जा सकता था, यानी कि संधि के जो दो हिस्से थे, जब तक उन्हें अलग अलग विपरीत दिशाओं में ना फेंक दिया जाए, दाहिने हिस्से को बाईं तरफ और बाएं हिस्से को दाहिनी तरफ ना फेंक दिया जाए, तब तक इनकी मृत्यु होना संभव नहीं था। इसकी वजह से, इसके कारण उनकी मृत्यु नहीं होती थी, और इसका नतीजा यह हुआ कि वो लगातार लड़ाइयों में जीतते रहे, आगे बढ़ते रहे, और इतने शक्तिशाली हो गए कि कृष्ण को उनकी वजह से मथुरा और वृंदावन का क्षेत्र जो था वो छोड़कर भागना पड़ा। द्वारका नाम की एक अलग नगरी बसानी पड़ी। बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में भी अभी ऐसे ही एक मगध नरेश जरासंध का शासन है। और मगध नरेश जरासंध जो है वो अभी क्या करते हैं? मगध नरेश जरासंध फिलहाल संधि करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जरासंध ने संधि की थी। तो ये संधि करते हैं कभी एक सांप्रदायिक हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी कहलाने वाले दल से, कभी ये संधि कर लेते हैं एक जातिवादी तथाकथित समाजवादी कहलाने वाले दल से। हर बार संधि करके ये जीत पाने में कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, और शासन चलता रहता है। बिहार की दशा की अगर हम लोग बात करें तो बिहार बिल्कुल गरीब की बीवी जैसी है। वो जो हिंदी की एक प्रचलित सी कहावत होती है जिसमें कहा जाता है कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई होती है, मतलब कोई भी मजाक उड़ाकर चला जाता है और वो कोई खास जवाब नहीं दे पाती। कुछ वैसा ही बिहार के साथ है। आजकल तो स्थिति यह है कि बाढ़ में जो लोग फ्लड टूरिज्म वगैरह के लिए बिहार आया करते थे वो भी बिहार नहीं आते, वो भी आजकल असम चले जाते हैं। बाकी जगहों पर अगर देखेंगे तो कुत्ते बिल्लियों के डूबने लायक अगर बरसात हो जाए तो मुंबई में वो एक बड़ी खबर हो जाती है, बड़ी राष्ट्रीय खबर हो जाती है, राष्ट्रीय आपदा हो जाती है, क्योंकि मुंबई नाम की महानगरी में हुई थी, बड़े लोगों के बीच हुई थी। बड़े लोग डूब जाएं कितनी बुरी बात है, हैं? बिहार के लोग अब 10-12 फीट पानी में डूब भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, हैं? तो भाई बिहार में जब बाढ़ जैसी बड़ी खबरें होती हैं तो वो भी राष्ट्रीय आपदा जैसी खबरें नहीं आती। अब क्या हो गया अगर बारिश की वजह से बिहार के उप मुख्यमंत्री को शॉर्ट्स में, हाफ पैंट में रेस्क्यू करवाना पड़ा? किसी पुल के ऊपर खड़े हुए नजर आ रहे थे बिहार वाले, अपने जो छोटे मोदी जी हैं वो पुल के ऊपर नजर आ रहे थे बाढ़ में रेस्क्यू के वक्त। मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे हैं मगध नरेश जरासंध जो हमारे हैं, वो मगध नरेश जरासंध छत पर से देख रहे थे कि कैसी स्थिति है बाढ़ की, अपना ही घर डूबा हुआ कैसा लगता है। तो क्या फर्क पड़ता है इन सबसे, हैं? खैर जाने दीजिए। अब इन सारी चीजों का नतीजा ये होता है कि जो लोग 800-900 करोड़ रुपए संसद भवन पर खर्च कर दिए, क्या जरूरत थी, ऐसी बातें जो लोग कर रहे होते हैं, वो लोग चुप्पी कब साध लेते हैं वो भी आप देखिए। 1, 2, 5, 10 करोड़ के लागत से बनी हुई कोई पुलिया नहीं टूटी है बिहार में। बिहार में जो पुल टूटा है, गंगा नदी पर बन रहा जो पुल टूटा है, वो पुल पूरे 1710 करोड़ का होता था। यानी कि 1, 2, 5 करोड़ नहीं, ये 1000 करोड़ भी नहीं, करीब करीब 2000 करोड़ रुपए की बात हम कर रहे हैं। और इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाया जाता, इस खबर को कोई बड़ी खबर नहीं माना जाता। और ये पुल कोई पहली बार भी नहीं टूटा है, ये दूसरी बार था जब यही निर्माणाधीन पुल फिर से गिर गया है, फिर से टूट गया है। और कैसे टूटा है इस बार तो उसका वीडियो भी आ रहा है। वीडियो कैसा है वो आप देख ही सकते हैं, साइड में चला करके दिखाइए भाई। एडिटर साहब, होगा कुछ प्रॉब्लम? हाँ देखिए जी।
तो आपने देखा कि ये पुल कैसे भरभरा कर सीधे गिर पड़ा, मतलब गिर भी नहीं पड़ा, पानी में मिल गई सारी मेहनत जिसको कहते हैं। तो पूरा का पूरा पुल जो था उसे गंगा ले गई। जैसे कि एक नेताजी अभी हाल में कहते हुए नजर आए थे कि भाई वोट कहां गए, तो वोट कुक्को ले गई, वैसे ही पुल कहां गया, तो भाई पुल गंगा ले गई। तो गंगा जो पुल ले गई उसके बाद भी इस पुल पर बात नहीं होती, लेकिन इसमें एक खास बात जरूर होती है। कई महीने पहले, करीब करीब 1.5 साल पहले, इस पुल पर एक रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की थी। एक इंजीनियर के साथ मिलकर उसने यही पुल दिखाया था, और उसने जब ये पुल दिखाया था तब उसने क्या बातें की थी, आइए देखते हैं। एडिटर साहब, आपके पास वो वीडियो है क्या, मनीष कश्यप वाला? हाँ हाँ, नौकरी करना है तो कहीं करेंगे सर। 9500 के नौकरी पे जो है क्रेन ऑपरेटर को खटाया जा रहा है ये उड़ने वाले पुल पे। देखिए नितिन गडकरी जी, और इसका जांच कराइए। ये देखिए, ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना वो मिस्टेक हुआ है, जगह जगह पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। और ये बिहार का आधुनिक गांधी सेतु होने जा रहा है, क्योंकि ये जब से बनना शुरू हुआ है तब से कुछ नहीं तो कुछ गलत हो रहा है। पहले हवा में पुल गिरा, उसके बाद से हवा में इंजीनियर के ऊपर क्रेन गिरा, कहीं नहीं तो कहीं जो है इस पुल में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। और देश के यशस्वी नेताओं को इस पे जांच बिठाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि कमीशन के चक्कर में ये पुल बर्बाद हो गया। कितनी सच्चाई है? पुल जो है कम से कम 60 फीट ऊपर है, और यहाँ पे बैरिकेटिंग होना चाहिए था, फेंसिंग होना चाहिए था। यहाँ पे कहीं फेंसिंग और बैरिकेटिंग नहीं है, और जो कास्टिंग है वो कास्टिंग जो है उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का होना चाहिए। इस पे जांच बैठना चाहिए, इसमें और भी कहीं गड़बड़ी है। हाँ, एक तो सीमेंट में बता रहा था, एक आज लेबर यहाँ पे हम फोल्डिंग कर रहे थे तो बताया कि 9 नंबर वाला सीमेंट जा, तो उसमें फोल्डिंग था, पूरा फटा हुआ था। इसकी वजह से और हो सकता है। उस दिन हम काम भी कर रहे थे तो लोग बताए, तो बोले इस प्रकार का घटना और भी घट सकता है। क्यों नहीं घट सकता सर? एसपी सिंगला के पहले थोड़ी है सर, बहुत बार पुल गिर चुका है, बनने से पहले पुल गिर के थमासा हो जाता है सर। एसपी सिंगला का, और फिर भी एसपी सिंगला पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कहाँ होगा? ये ग्राउटिंग बाद में हुआ है कि पहले हुआ है? ये तो सर पता ही तो चल रहा है। अगर पहले होता तो ऐसा होता, बाद में क्या होता है ऐसा होगा। स्पेस जो है कहीं नहीं तो कहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत है। और ध्यान से देखिए आगे जो है ये यहाँ पे किस प्रकार से रफ कर दिया गया है पूरे पुल को, पूरा इस साइड से उस साइड तक। और यही प्रॉब्लम सबसे पहले गांधी सेतु में आया था कि जहां जहां ज्वाइंट था, जहां जहां स्पेसिंग था, वहां पे 6-6 इंच का गैप हो गया, और जिसके बाद से गांधी सेतु पूरा जो है ध्वस्त हो गया। बिहार के पुल के बीच में पानी इसलिए लग जाता है कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सीमेंट का बोरा ऐसे ही छोड़ दिया गया है, और ये सीमेंट जो है पूरा पकड़ लिया है और इरेगुलर शेप हो गया है। जब ये पुल बन के तैयार होगा तो इरेगुलर शेप होगा, यानी अप एंड डाउन होगा, और यहाँ पे पानी लग जाएगा, और धीरे धीरे ये पुल जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो एसपी सिंगला का काम है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। दुनिया का सबसे अद्भुत, आश्चर्यजनक और हवा में उड़ने वाला पुल जो है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बना रहा था, और उसी पुल के ऊपर से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद। तो आपने देखा कि मनीष कश्यप, जो कि फिलहाल एनएसए लगने के कारण जेल में है, उन्होंने कई महीने पहले ही दिखा दिया था कि ये जो पुल का निर्माण चल रहा है वो कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा, इसमें कई घपले घोटाले हुए हों इसकी पूरी संभावना है। और इसके बावजूद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने मेहनत करने की सोची भी नहीं, कोशिश करने की सोची भी नहीं। जैसे बन रहा है, जैसे चल रहा है, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो भाई आखिरकार पुल गिर गया, और पुल गिरने के बाद क्या हुआ वो आप जानते ही हैं। इस पुल को जो दिखा रहे थे, वो उस पुल को जो दिखाने के क्रम में हुआ, कहीं ना कहीं ऐसे खबरें दिखाना या ऐसी खबरें दिखाना सरकार के स्याह पक्ष को उजागर कर देना भी एक बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से मनीष कश्यप जैसे लोग जेल में हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते वो जेल नहीं गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कोशिश भी करेंगे तो आपको याद नहीं आएगा कि कोई और रिपोर्टर हो, कोई और पत्रकार हो, कोई और समाचार पत्र हो, कोई और न्यूज चैनल हो जिसने दिखाया हो कि ये पुल जो एक बार पहले भी बीच निर्माण में गिर चुका है वो दोबारा से गिरने की स्थिति में है, इस पे किसी ने रिपोर्टिंग की हो। ऐसा नहीं हुआ। पुल के गिर जाने के बाद भी अखबार के लोगों की, न्यूज चैनल के लोगों की इस पर नजर क्यों नहीं गई, ये एक बड़ा सवाल होता है। और ये सवाल ले आता है हमें अपनी बातचीत के दूसरे मुद्दे पर। हमारी बातचीत का दूसरा मुद्दा है शब्दों की आम भारतीय की समझ। शब्दों की आम भारतीय की समझ जो होती है वो काफी कम कर दी गई है, घटा दी गई है।
आज की तारीख में अगर आपसे कहा जाए कि पत्रकार और संवाददाता में क्या अंतर है, एक रिपोर्टर और एक जर्नलिस्ट में क्या अंतर है, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे? क्योंकि जो संपादक होते हैं वो भी अपने आप को कहते हैं मैं तो मामूली पत्रकार हूं जी। सब लोग अपने आप को पत्रकार ही बता रहे होते हैं। न्यूज एंकर जो होती है वो भी खुद को पत्रकार बताती है, जो संवाददाता होता है वो भी खुद को पत्रकार बताता है, और जो पत्रकार होता है वो तो खुद को पत्रकार बताता ही है। अंतर क्या है? अंतर बहुत साधारण सा है। इस अंतर को समझना हो तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी मोहल्ले में कहीं पर मारपीट की कोई घटना हो गई, दो पक्षों में जम के पत्थरबाजी हुई, तो जो संवाददाता होगा, जो रिपोर्टर होगा, वो इस खबर को बताएगा कि दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, दोनों पक्षों में एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी हुई, दोनों में इतने लोग घायल हुए, दुकानों को कुछ क्षति पहुंची, पुलिस आ गई है या नहीं आई है, या पुलिस आने वाली है और जांच चल रही है। जब पत्रकार इसी खबर को देखता है, संवाददाता के पास से ये खबर, ये संवाद जब किसी पत्रकार के पास पहुंचता है, तो पत्रकार इस खबर को आगे पीछे देखता है और पूछता है, जानना चाहता है कि भैया पत्थरबाजी क्यों हुई। फिर उसे पता चलता है कि मोहल्ले में, मार्केट में किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गई थी, जिसका विरोध करने पर दुकान के लोगों पर पत्थरबाजी की घटना हुई। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, और ये घटना जो इस बार हुई वो पूर्व में ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई चूंकि नहीं हुई थी, इसीलिए लोगों का गुस्सा फूटा है, और जो छेड़छाड़ करने लोग आए थे उन्हें पीट दिया गया है। तो पत्रकार के लिखे हुए में और संवाददाता के बताए हुए में ये अंतर होता है। पत्रकार जो होता है वो कभी भी निष्पक्ष नहीं होता। पत्रकार हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा दिखता है। सत्य के पक्ष में खड़ा जो होगा वही पत्रकार होगा। संवाददाता को घटना से लेना देना होता है, उस घटना के पीछे की कहानी क्या थी, इस बात से संवाददाता को कोई लेना देना नहीं होता। इस बात से रिपोर्टर को कोई लेना देना नहीं होता। रिपोर्टर घटना जैसी हुई थी वैसे का वैसा वो रिपोर्ट करता है, वो निष्पक्ष होता है। उसे कोई मतलब नहीं कि सत्य का पक्ष क्या था, गलत हुआ या सही हुआ, उसे सिर्फ इतने से मतलब है कि ये हुआ। पत्रकार को इस बात से हमेशा मतलब होना चाहिए कि सत्य का पक्ष क्या था, और सत्य का पक्ष अगर आप नहीं दिखा रहे और फिर खुद को पत्रकार कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं तो निष्पक्ष पत्रकार हूं, तो असल में जैसे ही कोई खुद को निष्पक्ष पत्रकार बताता है तो असल में वो ये बता रहा होता है कि वो डरपोक है, कायर है। सत्य के पक्ष में खड़ा होने की उसकी हिम्मत नहीं है। पत्रकार हमेशा पक्षपाती होता है, वो सत्य के पक्ष में खड़ा होता है और जो भी असत्य है उसके विरोध में भी खड़ा होता है। तो ये मोटे तौर पर अंतर है। ये अंतर मिटता क्यों जा रहा है? बिहार में खास करके ये अंतर मिटता हुआ क्यों दिख रहा है? बिहार में ये अंतर इसलिए मिटता हुआ दिख रहा है क्योंकि अगर आप सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं तो आपके ऊपर तमिलनाडु से एनएसए लगा दिया जाता है। तमिलनाडु से एनएसए क्यों लगाया जाता है? तो तमिलनाडु से एनएसए इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर आप सत्ताधारी पक्ष को देखेंगे, आप पता करेंगे कि सत्ताधारी पक्ष कौन है, तो आपको अचानक दिखेगा कि तमिलनाडु से डीजीपी रैंक के एक अधिकारी हाल में ही रिटायर हुए थे। अब तमिलनाडु पुलिस में डीजीपी रैंक का जो अधिकारी रिटायर होगा, वो रिटायर होने के बाद कहां जाएगा? आप सोचेंगे भाई आराम कर रहा होगा घर पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आजकल वो एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है, सत्ताधारी दल के ही प्रवक्ता है। तो डीजीपी रैंक का कोई व्यक्ति तमिलनाडु से रिटायर होता है और उसके बाद सत्ताधारी पक्ष में आकर शामिल हो जाता है, और उसी वक्त, करीब करीब उसी वक्त, अगर एक पत्रकार पर, जो कि ऐसी खबरें जमीन से उठा करके लाता था, जो रिपोर्टिंग की किस्म आज लापता होती जा रही है। आपको सब लोग न्यूज रूम से ही रिपोर्टिंग करते हुए दिखेंगे। न्यूज रूम से बाहर कहीं गए नहीं, एसी कमरे से बाहर निकले नहीं, मगर उनकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। ऐसे लोग दिखते हैं, और ऐसे माहौल में कोई सचमुच हैट लगाए, हेलमेट लगाए, फील्ड में पहुंच जाए, वहां लोगों से सामने सामने बात कर रहा हो, कैमरा लिए हुए पहुंचा हुआ हो, और ऐसे आदमी को दबाना बहुत जरूरी हो जाता है सत्ता पक्ष के लिए। बिहार का सत्ता पक्ष फिलहाल ऐसा ही है। सत्ता के विरुद्ध आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए ऐसी रिपोर्टिंग जो है, ऐसी खबरें जो है, वो गायब होती जा रही हैं और आगे भी गायब होती रहेंगी, जब तक हम लोग ये देखना ना शुरू करें कि एक रिपोर्टर और एक पत्रकार में, एक जर्नलिस्ट में अंतर क्या था,
जब हम लोग ये समझना शुरू करेंगे कि हम लोगों को, आम आदमी को, एक जर्नलिस्ट की जरूरत क्यों है और एक रिपोर्टर की भी जरूरत क्यों है। रिपोर्टर भी चाहिए, जर्नलिस्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये दोनों जब तक हमारे पास नहीं होते हैं तो एक पाया, एक खंभा लोकतंत्र का कैसे पूरी तरह गायब हो जाता है, और उसके गायब होते ही बाकी के जो खंभे हैं वो भी कैसे मनमाना व्यवहार करने लगते हैं। ये इस घटना में हम लोगों को दिखता है। फिलहाल मजे लीजिए वीडियो के, क्योंकि भाई मामूली पुल तो गिरा नहीं है, करीबन 2000 करोड़ रुपए का पुल गिरा है। आप भी गिरते देखिए, क्या मस्त सीन है। वाह, धन्यवाद।